इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई किसान भाई भी जाना है कि आज जो है ना दिन मंगलवार है और इस दिन हम कार्यक्रम लेके आए हैं फोन इन। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा भाई रबी फसलों में कीट प्रबंधन किस तरह करना है। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर महासिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कीट विज्ञान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल से। और इनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई। तो आओ चलते हैं बातचीत करने के लिए स्टूडियो में। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की मीठी मीठी राम राम। किसान भाइयों, जिस तरह आप जानो हो कि हम जो फोन इन कार्यक्रम का विषय है वो समय, परिस्थिति और मौसम के हिसाब से लेकर हुआ है। और जो रबी का सीजन है तो रबी में के जो मौसम में यानी कि जो रबी की फसल किसान भाई ले रहे हैं तो उसमें किसान भाइयों ने जो रबी फसल है उसमें कीट प्रबंधन किस तरह करना है, इस विषय में हम आज जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर महासिंह जी को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कीट विज्ञान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद विनोद भाई। किसान भाइयों, जो फोन इन कार्यक्रम का जो संपर्क सूत्र है वो है 01744 और नंबर है 221322। तो किसान भाइयों, रबी फसलों में कीट प्रबंधन तक जो भी संबंधित समस्या है उस विषय में जानकारी लेने के लिए जो है फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कर सको हो। और फ़ोन नंबर है 221 322। और जो भाई कुरुक्षेत्र के बाहर तक फ़ोन कर रहे हैं तो वो कुरुक्षेत्र का जो STD कोड है वो ज़रूर लगावें। और कुरुक्षेत्र का जो STD कोड है भाई वो है 01744। डॉक्टर साहब, जिस तरह की आज विषय है कि रबी फसलों में कीट प्रबंधन, तो डॉक्टर साहब रबी फसलों में मुख्य जो फसलें हैं वो कौन कौन सी? विनोद भाई, मैं सभी किसान जो इस ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र से फ़ोन इन में जुड़े हैं, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इस समय जो रबी की फसलें हैं उनमें जो उत्तरी ज़िले हैं जी, जो इस आकाशवाणी के उसमें रेंज में आते हैं, उनमें मुख्य फसलें गेहूं की फसल है, गेहूं के साथ साथ सरसों है, सरसों के साथ साथ कुछ क्षेत्र में चना भी है और गन्ना। 4 फसलें मुख्य रूप से फसलें हैं जिनकी ज़्यादा काश्त है। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही जो बात करते कि रबी फसलों में कीट प्रबंधन पे मुख्य रूप से जो हमारी गेहूं की फसल जो है वो सबसे बड़े क्षेत्र में लगाई जा रही है, तो गेहूं में आने वाले जो मुख्य कीट हैं डॉक्टर साहब वो कौन कौन से हैं और इनका प्रबंधन हम किस तरह? विनोद भाई, गेहूं में 3 कीड़े मुख्य रूप से प्रकोप होता है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बजाय रबी की फसलों में तापमान कम होने की वजह से कीड़ों का प्रकोप कम रहता है। जी डॉक्टर साहब, फिर भी गेहूं की बात कर रहे थे, गेहूं में 3 कीड़े मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले दीमक है जी। दीमक के साथ साथ एक तना छेदक गुलाबी सुंडी के नाम से कीड़ा है, उसका भी प्रकोप रहता है जी। और तीसरा कीड़ा है अड़, जिसको कुछ किसान माहो भी बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, वो बाली निकलने के बाद उस कीड़े का प्रकोप रहता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र करा कि दीमक है, तो हम दीमक की पहचान किस तरह करें? अभी खेत में दीमक है और उस पर नियंत्रण किस तरह पाओ डॉक्टर साहब? सबसे पहले किसान ने देखना पड़ेगा कि जिन खेतों में नमी कम है जी, रेतली मिट्टी है, उन खेतों में दीमक का प्रकोप ज़्यादा रहता है दूसरे खेतों की बजाय। जी।
दोमट मिट्टी है उसमें प्रकोप कम रहता है। जैसे यमुना की बेल्ट है उसमें दीमक का प्रकोप ज़्यादा रहता है। जी डॉक्टर साहब। और अब गेहूं की फसल चल रही है उसमें छोटे छोटे टुकड़ी में पैचेज में जी जो पौधे हैं, पौधे पहले पीले पड़ेंगे, जी फिर धीरे धीरे जैसे ही फसल आगे बढ़ेगी सूखने शुरू हो जाएंगे। जी डॉक्टर ये मुख्य रूप से पहचान है। और किसी पौधे को उखाड़ के देखेंगे किसान भाई, जी नीचे जो उसकी जड़ों में या तने तक बिल्कुल छोटे छोटे उसके वर्कर जिसको बोलते हैं, जी। दीमक के वर्कर, वो उसमें खाते हुए दीमक के उसके तने को और जड़ों को खाते हुए दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे उसमें दीमक। जी डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब, जो अगर दीमक का प्रकोप है अगर खेत में, तो उसको फिर हम नियंत्रित किस तरह करें? सबसे पहले किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस साल खेत में दीमक का प्रकोप है, जी चाहे आपकी गेहूं की फसल है, दूसरी भी फसल है, सबसे पहले एक वो है कोटेशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल डॉक्टर इलाज से परहेज अच्छा। तो किसान भाइयों को अगले साल के लिए सलाह देना चाहूँगा कि उसमें बीज उपचार जरूर करें जिस खेत में दीमक है। जी गेहूं की बात करें तो उसमें क्लोरपाइरिफॉस दवाई है, 20% में दवाई आती है, तो उसका 60 ml जी। दवाई 45 किलो बीज के लिए, 40 किलो की सिफारिश है गेहूं की बीज की मात्रा की। तो ये लगा के चलें कि 1.5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से। थोड़ा हाँ उसमें पानी मिला ले, आधा 1 लीटर मिला ले, 1 लीटर मिला ले, और उसको मिला के नीचे फर्श पे गेहूं डाल के और उसमें छिड़क के उसको अच्छी तरह से मिला ले। इनकी हर दाने को जो है हर दाने को दवाई लगनी चाहिए, या उसमें पल्ली में किसी उसमें चद्दर में है उसमें लगा के 2 बार इधर कर दे, 2 बार इधर कर दे, उसमें बीज उपचार होगा। थोड़ी नमी कम करने के लिए क्योंकि जो मशीन से जो बिजाई करते हैं सुपर सीडर से, हैप्पी सीडर से, उसमें शाम के टाइम बीज उपचार करते ताकि रात को गेहूं की नमी कम हो जाए और बीज ठीक से मशीन के अंदर से जमीन के अंदर चला जाए बिजाई के। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने रासायनिक विधि बताई, आप एक और जिक्र कर रहे थे कच्ची गोबर वाली खाद का भी जो है। अच्छा, दूसरा किसान भाइयों ने ध्यान रखना है कि कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग ना करें। जी डॉक्टर। क्योंकि दीमक का प्रकोप जो कच्ची गोबर की खाद, कच्ची गोबर की खाद किसको बोलेंगे? कई बार किसान करते हैं कि उससे घर से गोबर की खाद लेके आए, खेत में उसी टाइम डाल दी। हाँ डॉक्टर। वो कच्ची गोबर की खाद है। जी। तो उस गोबर का मैं ये भी बताना चाहूंगा उस गोबर की खाद का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जी। क्योंकि उसमें खरपतवार के बीज भी ज्यादा हैं, कीड़े बीमारी भी ज़्यादा रहती हैं, तो उसको खेत में डाल के तैयार करें ना, उसमें एक अपने जो भी पिट में गड्ढे में डाल के तैयार करें, और 5-7 महीने में तैयार होती है। गड्ढे में डालेंगे तो उसमें नमी रहेगी, और उसकी पहचान है, सभी किसानों को पता है कि काली हो जाएगी, बिल्कुल उसका प्रयोग करें। और अगर कच्ची डालेंगे तो दीमक का प्रकोप भी रहता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो आपने एक और बीमारी का जिक्र किया था, माहू, हाँ जी, तो इसके लक्षण के जो हमारे किसान भाइयों ने दिखाई देंगे और किस तरह इसका हम उपचार करें? माहू से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक कीड़े का प्रकोप और होता था गेहूं में, जो जिसको गुलाबी सुंडी बोलते थे, स्टेम बोरर, तना बेदक कीट बोलते हैं। वो पहले धान की फसल में आता है, धान की फसल से गेहूं की फसल में माइग्रेट कर लेता है। जी। इस साल किसानों ने भी देखा है, विनोद भाई आपने भी देखा है कि इस साल तापमान नवंबर के महीने में गेहूं की बिजाई के लिए जल्दी ठीक फेवरेबल टेम्परेचर आ गया था पहले सप्ताह में, और उसकी वजह से वो कीड़ा जो माइग्रेट करता था सुप्त अवस्था में चला गया। इस साल उस कीड़े का प्रकोप नहीं रहा है, और सालों किसानों के फोन आते थे कि छोटी छोटी टुकड़ियों में उस कीड़े का प्रकोप रहता था, गोब सूख जाती थी, उसके लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते थे। तो इस साल वो कीड़े का प्रकोप बिल्कुल ना के बराबर रहा। इनकी मौसम किसान के फेवर में मौसम किसान के फेवर में रहा है, क्योंकि तापमान भी बिजाई के लिए बिल्कुल फेवरेबल रहा है। उस कीड़े का प्रकोप भी ऐसा रहा है कि वो सुप्त अवस्था में चलेगा। आप माहू की बात कर रहे हैं, जिसको एफिड बोलते हैं, बाली निसरने के बाद अगर मौसम बादलों का रहता है, नमी रहती है, तो इसमें गेहूं में माहू का प्रकोप भी बढ़ता है। सबसे पहले मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि माहू का प्रकोप गेहूं की फसल में ज़्यादा नुकसान वाला नहीं है। किसी साल जब मौसम फेवरेबल है तो उसके लिए स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है, परंतु पहचान जैसे ही माहू एक बाली पे
जी 13 माहू उसके बच्चे, 13 से ज्यादा बच्चे या प्रौढ़ आए तो ही स्प्रे करें। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट रखना है कि इसका मित्र कीट, जी डॉक्टर जो हमारा मित्र कीट है जो इसको खाता है माहू को, जी वो जो आप देखेंगे तो काली काली सुंडी, और जो बरसीम में जो एक बीटल आती है कोक्सिनेलिड बीटल, वो उसको खाती हुई मिलेगी। हाँ अगर उसका प्रकोप वो भी है, खेत में हाजिर है, तो किसान उसकी तरफ ध्यान दे। फिर उसको, अगर वो उसको खा रही है, मित्र कीट है वो, नेचुरल कंट्रोल, प्राकृतिक कंट्रोल उससे हो सकता है, चांसेस हैं, तो फिर अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। अगर करना पड़े, बिल्कुल डॉक्टर स्प्रे करना पड़े, आप लगाते हैं कि 13 जो मैंने बताई आर्थिक आगार की स्थिति, 13 माहू प्रति बाली के हिसाब से ऊपर हैं, फिर उसमें एक दवाई है मैलाथियोन। मैलाथियोन 50% में है, 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं किसानों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैलाथियोन कई बार मार्केट में नहीं मिलती, पुरानी दवाई है, परंतु ग्रीन लेवल की दवाई है, सेफ दवाई है। इसलिए ही किस लिए रिकमेंड की है कि मित्र कीटों के लिए सेफ है। जी डॉक्टर साहब, अगर वो ना मिले तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से रिकमेंडेड है। इसके लिए ध्यान रखना है कि किसान भाई 150 ml 200 ml का स्प्रे करते हैं। केवल 50 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8% में मिलती है। 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान ये भी रखें, माहू का प्रकोप बाउंड्री पे ज्यादा है, डोली के आसपास, अंदर कम मिलेगा। अगर अंदर नहीं है तो बाउंड्री पे दवाई का छिड़काव कर लें, दवाई भी बचेगी, और बारीक फुहारे से स्प्रे करें। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है, आपने तो गेहूं का जिक्र करा है, तो इसके अलावा जो किसान भाई सरसों और गन्ना ले रहे हैं, तो उसमें भी जो है कीट प्रबंधन डॉक्टर साहब किस तरह करें? कौन कौन से मुख्य कीट है गन्ने के? सरसों की बात करें तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, सरसों की फसल में भी जो शुरुआत में 2-3 कीड़े आते हैं जी, उसमें मस्टर्ड साफलाई के नाम से बोलते हैं, चितकबरा कीट बोलते हैं, उनका प्रकोप बिजाई करने के तुरंत बाद होता है। जी डॉक्टर साहब, वो प्रकोप हो चुका है, थोड़ा बहुत नुकसान उन्होंने किया है, इस साल उनका प्रकोप कम था। जी डॉक्टर साहब, तो उनके लिए तो कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, ना पहचान करने की जरूरत है। एक कीट मुख्य रूप से है और एक बीमारी है सरसों में जिसको किसानों को ध्यान देना है। कीट कौन सा है? वही माहू, एफिड के नाम से जिसको बोलते हैं। जी, जैसे ही फड़ियाँ आनी शुरू होंगी, अब फूल चल रहे हैं जी डॉक्टर साहब, फड़ियाँ आनी शुरू होती हैं और बादलों का मौसम रहता है, जैसे अब धुंध का मौसम चल रहा है, तो उसका माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। जी, तो देखते हैं किसान भाई कि उस पे प्रकोप ज़्यादा है, माहू का प्रकोप ज़्यादा है, फिर उस पर स्प्रे करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, तो 2 दवाइयां हैं, 2 में से किसी एक दवाई का स्प्रे कर लें। सबसे पहली दवाई है रोगोर के नाम से दवाई आती है, डाइमिथोइट के नाम से। जी डॉक्टर साहब, वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर लें। जी, रोगोर कर लें, या फिर दूसरी दवाई है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दवाई को बार बार स्प्रे करें, 2 स्प्रे की जरूरत पड़े तो। डॉक्टर साहब एक फोन है। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं? बलदेव सिंह साहब। बलदेव जी, कैसे हो बलदेव जी? ठीक है जी, बढ़िया है। आपकी ठंडी ज्यादा हो रही है बस। हाँ, ठंड तो हो रही है जी। अच्छा, और खेत खुद में सब ठीक चल रहा है? बीमारी तो नहीं कोई? बीमारी है जी, दिल की सजा तो लगता है। अच्छा, लो डॉक्टर साहब से बात करो आपकी। अच्छा, हाँ जी बलदेव जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, बताइए कि क्या, कौन सी फसल है, क्या दिक्कत है? उसमें काली वाली लकड़ियां हैं, काली से पेड़ लकड़ियां जी। हाँ जी, पेड़ सूखा है ये। सूखा है? हाँ, तो बंदा काला का भी की सजा देता है। बलदेव जी, जो बाली निकल रही हैं, जो आप कह रहे हो काली बाली निकलती हैं, वो है एक लूज समट नाम की बीमारी है, उसके कारण से निकलती है। अच्छा, तो सबसे पहले आप इसमें कोशिश किया करो कि गेहूं की फसल में बीज उपचार किया करो। या तो बेविस्टिन दवाई है, बेविस्टिन दवाई 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, 1 एकड़ के लिए 80 ग्राम बीज का है, सूखा उपचार करना है। या फिर रेक्सिल दवाई है, रेक्सिल दवाई डलेगी 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा है एक इसका देसी इलाज भी है, अगर उसको गर्मी के टाइम पे बीज जो आपने रखना है उसको भिगो के और गर्मी धूप में सुखा दे,
जो उसके कीटाणु हैं धूप में अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, वो भी इसका देसी इलाज है। अगर आपको लगता है कि किसी खेत में किसी किस्म में ज्यादा इस बीमारी का प्रकोप है तो बीज उपचार है इसका सबसे बढ़िया इलाज है। इस टाइम भी आपको लगता है कि जब बाली निकलनी शुरू हो, एकाधी बाली निकलनी शुरू हो, उस टाइम भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बेविस्टिन दवाई है, उसका स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के। 0.1% बोलते हैं उसको। क्या नाम दवाई का जी? बेविस्टिन दवाई, कार्बनडाजिम दवाई बोलते हैं उसका, बेविस्टिन ट्रेड नेम में मिलती है। बढ़िया है, शुक्रिया जी। ठीक है जी बलदेव जी, धन्यवाद बलदेव जी फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि सरसों का जिक्र कर रहे थे और गन्ने का। डॉक्टर साहब, सरसों में जो मैं बता रहा था कि एक तो रोगोर नाम की कीटनाशक है, डाइमिथोइट के नाम से, तो उसका स्प्रे कर लें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जी। दूसरे स्प्रे की आवश्यकता पड़े फिर इमिडाक्लोप्रिड दवाई है जी डॉक्टर साहब। इमिडाक्लोप्रिड है, उसको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर लें जी। माहू के लिए, एफिड के लिए ये 2 स्प्रे सफिशिएंट रहेंगे, एक में भी काम चलेगा जी डॉक्टर साहब। दूसरा, किसान भाइयों ने देखा होगा व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी पहले पत्तों पे आती है जी। पत्तों से फिर जो टहनी है जिसमें वो है, क्या नाम है, वो निकलते हैं, दाने बनते हैं, वो टहनी सफेद हो जाएंगी जी डॉक्टर साहब। मतलब फली आने की बजाय टहनी सफेद हो जाएंगे जी जी। कई खेतों में देखते हैं कि सबसे इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ता है जी डॉक्टर साहब। सबसे पहला तो इलाज इसका भी बीज उपचार है, बेविस्टिन से बीज उपचार। डॉक्टर साहब, वो टाइम जा लिया। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। कौन भाई बोल रहे हैं? मकर संक्रांति, लोहड़ी की बधाइयाँ। आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके घर बंसी लाल जी, तेजा मोड़िया, जिला अम्बाला जी। बंसीलाल जी, कैसे हो? बस वेरी गुड है जी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है फसल में? फसल तो भाई पानी दे है कि ना दे जी इसको? अच्छा, किस में, गेहूं में? हाँ, 2 महीने की हो गई, एक पानी ज्यादा ही पहला। बंसीलाल जी, हाँ जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अम्बाड़ा जिले से हैं और अम्बाड़ा जिले में जमीन में अब जो आप कह रहे हैं ना 2 महीने की फसल होगी है, एक पानी आपने 20 या 25 दिन के बाद दे दिया था, दे दिया। हाँ, तो अब आपने पानी की आवश्यकता है, एक पानी जरूर दें गेहूं की फसल में। हाँ जी, हाँ। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर आपके पास 3 पानी है, एक पानी पहले दे दिया, एक पानी अब दे दो, और एक पानी आपने जब आपकी उसमें दाने दूधिया पोजीशन में है उस टाइम एक पानी जरूर दे। ठीक है भाई। 3 पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी अब दे दो, पानी अगर आप दोगी आपकी पैदावार बढ़ेगी। हाँ, ठीक है। किस्म कौन सी है आपकी? यो जी भाई, पता नहीं कौन सी भाई, भूल जा। कोई नहीं पता, कोई नहीं पता है तो पानी एक इस टाइम जरूरत है, पानी दे दो आप गेहूं की फसल। हाँ जी, हाँ। बंसीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जिक्र गन्ने का भी कर लें, तो गन्ने के डॉक्टर साहब मुख्य कीट और उनका समाधान किस तरह करें? विनोद भाई, गन्ने की फसल एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जी, लंबी अवधि की फसल है, लंबाई में भी ज्यादा है, बिल्कुल। इस कारण से इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप दूसरी फसलों की बजाय, जैसे आपने गेहूं में देखा 2 एक कीट आते हैं, सरसों में भी 2 एक कीट आते हैं, इसमें ज्यादा कीट आते हैं, बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। तो एक मुख्य कीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चोटी भेदक टॉप बोर जिसको बोलते हैं। वो ऐसा कीट है कि पिछले लगभग 10-12 साल से उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है जी डॉक्टर साहब। हालांकि जो साल इस साल गया है, जिसकी फसल की कटाई अब चल रही है, मील में पिड़ाई चल रही है, इस साल उसका प्रकोप पिछले सालों से कम था जी डॉक्टर साहब। परंतु इस बात से नकारा जा सकता है कि आगे भी कम रहे, आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये सारा मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम फेवरेबल है तो किसान भाइयों ने उसके लिए ध्यान रखना। अब वो कीट सुप्त अवस्था में है जी, वो उस कीट का प्रकोप रहता है कि 5 पीढ़ियां हैं, जो अक्टूबर के बाद जो टेम्परेचर डाउन हो जाए है, ठंड स्टार्ट हो जाए है, उसके बाद वो कीट सुप्त अवस्था में चला जाता है जी डॉक्टर साहब। जैसे ही तापमान बढ़ेगा फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, वो सुप्त अवस्था से बाहर आ जाएगा जी डॉक्टर साहब। सफेद सफेद तितलियां गन्ने के पौधों के आसपास दिखाई देंगी जी, और जैसे कि नाम से विदित है टॉप बोर, टॉप का मतलब ऊपर के पोर्शन में वो कीट सुप्त अवस्था में। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो 2-3 पॉइंट हैं किसानों ने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, अगर टाइमली गन्ने को उसमें मील में डाल सकें फरवरी के महीने तक जी, तो उस कीट का प्रकोप आगे कम रहेगा। क्यों?
क्योंकि वो गन्ना मिल में चला जाओगा जी। उसमें जो सुंडियां हैं सुप्त अवस्था में हाँ। वो पिड़ाई में चली जाएंगी और पिड़ाई में जाने के बाद आगे उसकी तितलियां कम बढ़ पाएंगी। सबसे पहला ध्यान ये रखना। दूसरा ध्यान क्या रखना है किसान भाइयों ने, सफेद तितलियां आनी शुरू हो उस टाइम में अप्रैल और मई के महीने में किसान भाइयों ने ध्यान रखना है। फिरोमोन ट्रैप आते हैं जी। फिरोमोन ट्रैप का मतलब कि तितलियां नर तितलियां उन ट्रैप की तरफ खींच के आएंगी जी डॉक्टर साहब। और उसमें पानी के ट्रैप हैं ज्यादा सक्सेसफुल हैं। एक एक दिन में एक एक ट्रैप में 50-50 तितलियां आती हैं जी। 50 भी 100 भी और 1 एकड़ में 10 ट्रैप लगाने हैं जी डॉक्टर साहब। 10 ट्रैप लगाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रैप किसान जरूर लगाएं गन्ने की फसल में चोटी बेधक कीट की रोकथाम के लिए जी डॉक्टर साहब। दूसरा है उसके लिए जो जिन खेतों में स्टार्टिंग में 100-200 पौधे ऐसे मिलेंगे जिसमें चोटी बेधक कीट का प्रकोप है जी। गोब के पत्तियों में छोटे छोटे सुराख दिखाई देंगे जी डॉक्टर साहब। उन पौधों को पूरा हिल नहीं काटना। हाँ। जब 10 पौधे हैं 10 पौधों में से एक पौधे में है उन पौधों को जमीन के लेवल से अप्रैल के महीने में मई के महीने में जमीन के लेवल से काट दें जी डॉक्टर साहब। जमीन से एक लेवल से काट के मिट्टी में दबा दें या चारे में यूज कर लें। उससे उस कीट का कैरी ओवर खत्म हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो 2 मुख्य पॉइंट ये हैं। अगर किसान भाई मैकेनिकल कंट्रोल भी और ये फिरोमोन ट्रैप भी करेंगे काफी हद तक जिन किसानों ने ये विधि अपनाई है उनका कंट्रोल अच्छी तरह से रहता है। आगे दवाइयां भी हैं दवाइयों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें कोराजन ही दवाई है। डॉक्टर साहब एक फोन है। हाँ हेलो। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? जिले सिंह जी। जिले सिंह जी। कहाँ से बोल रहे हो जिले सिंह जी? गाँव दोगारी से बोल रहे हैं। क्या प्रश्न है जिले सिंह जी? ये जी डंडी चढ़ गई जी इसका कुछ है नुकसान जी जैसे निसरने की अवस्था लगी जी डंडी चढ़ गई। डंडी जनवरी का महीना हो गया जी अभी तो। हाँ जी हाँ। तो मगर इसका कोई नुकसान रहा जी अगर जल्दी नहीं सड़ा गया गेहूं में? हाँ गेहूं में। हाँ जी। जिले सिंह जी। हाँ जी। तो वैसे तो जो तापमान चल रहा है गेहूं की फसल के लिए फेवरेबल है। अच्छा जी। जितना टेम्परेचर डाउन रहता है उतनी ही गेहूं की फसल की पैदावार अच्छी रहती है। आपकी किस्म कौन सी है? जी 26-826 और 72 जी 372 है। बिजाई कब की थी? जी नवंबर के 2-4 तारीख में कर दी थी 4 तारीख में जी। अच्छा। और खाद कितना डाला है? खाद की दे दी जी 3-3 बैग। 3-3 बैग दे दिए। जो आप बता रहे हो ना एक तो जो दूसरी किस्म है 372 में तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। DBW 372 है जी उसमें भी है जी। हाँ अब है ना थोड़ा आप उसमें एक काम कर दो। बोलो जी। एक आधी तो जो सिंचाई की कमी है तो सिंचाई दे दे। दूसरी कर दीजिए हम नप हो गया। नहीं पानी दिया है उसमें? हाँ जी पानी दे दिया। हाँ पानी दे दिया है। दूसरा एक उसमें जिंक यूरिया का स्प्रे और कर दो। जिंक वैसे नीचे दे रहा था। हाँ नीचे तो डाल दिया। अब आप कह रहे हो ना उसमें फुटाव कम है डंडियां निकल गई पैदावार उसकी कम हो सकती है। एक स्प्रे जिंक यूरिया का कर दो आधा किलो जिंक। तो अच्छी है वैसे डंडी चढ़ रही बस। मतलब आप ये कह रहे हो ना डंडियां निकल गई भाई उसमें बालियां निकलनी जल्दी शुरू हो जाएंगी वही कह रहे हो ना? हाँ जल्दी हो जाएंगे। हाँ तो उसमें एक स्प्रे जिंक यूरिया का कर दो आधा किलो जिंक 21% वाली। आधा किलो जिंक और 2.5 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में मिला के 150 लीटर पानी में 200 नहीं आप स्प्रे कर पाओगे 150 लीटर पानी में मिला के एक स्प्रे इसका कर दे थोड़ी पैदावार ठीक रहेगी बढ़ेगी। अच्छा जी। हाँ जी ठीक है जी। जिले सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब चलते चलते जो है मुख्य रोग की ओर बात करना है कि जो गेहूं के मुख्य रोग है जिस तरह अपना पीला रतुआ है डॉक्टर साहब उस पर किस तरह नियंत्रण करें? गेहूं में एक ही रोग है जो मुख्य बीमारी है एक ही बीमारी है पीला रतुआ जैसा कि विनोद भाई आपने बताया। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है जी। सबसे पहला ध्यान देना है कि अंधाधुंध उसका फफूंदनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें जी। जो किस्में हैं जैसे कि किसान भाई ने बताया 372 है DBW 327 है दूसरी हमारी यूनिवर्सिटी की किस्में है 1105 है दूसरी किस्में हैं और रोग रोधी हैं जी चांसेस हैं उसमें बीमारी कम आएगी जी डॉक्टर साहब। जैसे ही फरवरी के महीने में मार्च के पहले सप्ताह में कई बार देखते हैं किसान भाई तो पत्तियों के निचली तरफ हल्दी के पाउडर जैसा वो मिलता है पाउडर जी डॉक्टर साहब उसमें हाथ पीले होंगे हाथ लगाएंगे तो वो है पीले रतुए की शिकायत जी। और कई पैचेज में मिलेगा किसान भाई लगता है कि वो उसका रोग बढ़ रहा है जी
तो उसमें स्प्रे करने की जरूरत है। तो उसमें आप प्रोपिकोनाजोल नाम की भी दवाई आती है टिल्ट के नाम से, 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और 150-200 लीटर पानी में मिला के एक स्प्रे कर सकते हैं। एक ही स्प्रे करना है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और जो है प्रश्न है कि जब कटाई हो जाएगी फसल की तो उसके बाद हम जब फसल का भंडारण कर रहे हैं तो उस भंडारण के समय पे भी किसान भाइयों ने कीटों तक किस तरह बचाव करना अपनी फसल का? सबसे पहले किसान भाइयों ने ध्यान रखना है कि जो पुरानी टंकी है जो घर में टंकी है, पुरानी तो सभी है, तो उन टंकियों को सीजन स्टार्ट होने से पहले अप्रैल के महीने में गर्मी में 2-3 दिन तक धूप में रखें। जी डॉक्टर साहब। सुप्त अवस्था के कीट हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी। दूसरा, जो अनाज है उसको धूप में 2-3 दिन तक सुखा के रखें। जी डॉक्टर साहब। और उसमें नमी 10% से कम, 10-12% से कम होनी चाहिए। और किसान को कैसे जांच करनी है? गेहूं के दाने को अपनी उसमें जाड़ के नीचे रख के देखे, कट की आवाज आएगी। जी। तो अगर कट की आवाज आए तो उसमें नमी कम है, तो ये नमी कम करनी जरूरी है। दूसरा, उसको जो टंकी है उसको 2-3 दिन के लिए धूप में रखना है अप्रैल के महीने में, ताकि उसमें सुप्त अवस्था में कीट हैं वो खत्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब। तीसरा है कि ओपन में भंडारण करते हैं किसान भाई, कुछ जगह मजबूरी है किसानों की भी, उस टाइम करना है तो एल्यूमिनियम फास्फाइड है टेबलेट, तो उसका धूमीकरण कर ले, परंतु एयर टाइट होना चाहिए। 4-5 टेबलेट 10x10x10 साइज के कमरे के लिए सफिशिएंट है, तो उसमें एयर टाइट होना चाहिए। वो डाल के धूम्रीकरण कर ले। उसमें जो कीड़े हैं कोई दरारों में छिपे हैं, दो बोरियों में छिपे हैं, टंकी में छिपे हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो यही ध्यान रखना। डॉक्टर महासिंह जी, आपने रबी फसलों में कीट प्रबंधन पर जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई से भरपूर लाभ उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद किसानों का। अब किसान भाई सुन रहे थे बातचीत रबी फसलों में कीट प्रबंधन पर, और बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब नहीं डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।